हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए रहने वाली है जिन्होंने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन दिए थे 2024 के अंदर, यानी अभी मार्च 2024 के अंदर जिन्होंने अपने बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे और जिनका रिजल्ट जो है सीबीएसई ने 13 मई 2024 को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, 10th और 12th दोनों का ही रिजल्ट जो है सीबीएसई ने 13 मई को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो किस तरीके से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करवा सकते हो, है ना, आप अपनी आंसर शीट को रीवैल्यूएट करवा सकते हो किसी पर्टिकुलर पेपर के लिए, तो वो बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स को लेके जो है बात करेंगे, एंड क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए रीवैल्यूएशन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो ये जो वीडियो रहेगी वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए रहेगी। ठीक है, तो सीबीएसई ने सेम डे, जिस दिन आपका रिजल्ट आया उसी दिन सीबीएसई ने एक नोटिस जारी कर दिया रिगार्डिंग रीवैल्यूएशन, है ना, यानी कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स को जो है बढ़वा सकते हो अगर आपको किसी भी पेपर के अंदर अपने मार्क्स जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का पेपर इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, पर उसके जो मार्क्स है वो अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं आए, है ना। यानी कि मान लो कोई बच्चा जो है वो इंग्लिश के एग्जाम के अंदर 85 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा था एंड उसको लेट से बहुत कम मार्क्स मिले हैं, तो वो किस तरीके से जो है अपने मार्क्स को रीवैल्यूएट करवा सकता है, यानी कि चेक करवा सकता है कि मेरी गलती कहाँ पे रही या कहाँ पर मेरे मार्क्स कटे। तो वो सारा जो है आप रीवैल्यूएशन के अंदर जो है करवा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बात कर लेती हूँ कि शेड्यूल क्या रहने वाला है रिवैल्यूएशन का, और उसके बाद मैं बताऊंगी किस किस तरीके से आपको जो है रिवैल्यूएशन करवानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो रीवैल्यूएशन होती है ये कंडक्ट करवाई जाती है 3 स्टेजेस के अंदर। ठीक है, कितने स्टेजेस के अंदर ये कंडक्ट करवाई जाती है? 3 स्टेजेस के अंदर, यानी कि डायरेक्टली आपके मार्क्स बढ़ने वाला स्टेप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको पहले स्टेप 1 करना होगा, तभी आप स्टेप 2 के लिए एलिजिबल हो उसको अप्लाई करने के लिए, एंड उसके बाद में आप थर्ड स्टेप पे जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ये 3 स्टेप है कौन कौन से। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, यानी कि आपके मार्क्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके अंदर होता क्या है, ये चेक किया जाता है कि क्या आपके सभी क्वेश्चंस चेक हैं या नहीं है। जिस भी जो एग्जामिनर आपका था या जिस भी टीचर के पास में आपकी कॉपी चेक होने के लिए गई थी, क्या उस टीचर ने आपके सभी क्वेश्चंस को चेक किया? अगर क्वेश्चंस को चेक किया है तो क्या हर क्वेश्चन के अंदर आपको मार्क्स दिए हुए हैं, है ना, यानी अगर आपने वो क्वेश्चन सही किया हुआ है और क्वेश्चन चेक्ड है तो क्या उस क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स अवार्ड किए गए हैं? और क्या चेक होता है इसके अलावा, ये चेक होता है कि टोटलिंग जो है, जो टोटलिंग है ना मार्क्स की, वो ठीक है या नहीं है ना, यानी कि सम ऑफ द मार्क्स अलॉटेड वो आपका जो है इसके अंदर होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये देखा जाता है। ऐसा मैक्सिमम केसेस के अंदर देखा जाता है, 90 to 95% केसेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है इसका जब रिजल्ट आता है, जो इसका रिजल्ट आता है वो सीबीएसई अपनी वेबसाइट के ऊपर ही अपलोड करेगा। ठीक है, जहां पर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे सीबीएसई की वेबसाइट पे, सेम प्लेस के ऊपर जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप उसी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी डिटेल्स डाल के और अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। मैक्सिमम केसेस के अंदर इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है नो मिस्टेक फाउंड। ठीक है, ये आने का रीजन क्या होता है, ये नो मिस्टेक फाउंड आने का रीजन ये होता है कि टोटलिंग जो है वो ऑलरेडी काफी बार आपकी जो है चेक हो चुकी होती है जब आपकी आंसर शीट्स चेक हुई होती है। ठीक है, और ये भी ऑलरेडी चेक हो चुका होता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो हर क्वेश्चन के लिए दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए, या सारे क्वेश्चन चेक हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है बस ये एक बार ही करवाना होता है ताकि ये पता चल जाए कि क्वेश्चन सारे चेक है
और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन चेक्ड हैं और जो ठीक है उनके लिए मार्क्स जो है बच्चे को अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है अगर आपका नो मिस्टेक फाउंड आता है। रीवैल्यूएशन के अंदर आपके मार्क्स फिर भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट एक बात और, जो बच्चा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई नहीं करेगा उस बच्चे को जो है वो आंसर शीट अपनी ना तो देख सकता है, यानी कि वो ना तो स्टेप 2 के लिए अप्लाई कर सकता है। स्टेप 2 होता है आंसर शीट्स का जो कॉपी है वो आपको जो है मेल किया जाता है। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो वहीं पे अपने जो है जो आपने वहां पर लॉगिन किया हुआ है अपने प्रोफाइल के अंदर, वहां से आप जो है अपनी आंसर शीट को डाउनलोड कर सकते हो। पर अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप जो है अपनी आंसर शीट की कॉपी ना तो ले सकते हो और ना ही फिर आप फर्दर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आई। जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका रहेगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, जो स्टेप 2 रहता है वो रहता है ऑब्टेनिंग द फोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट। ठीक है, यानी कि अब मान लो आपका जो है नो मिस्टेक फाउंड आ गया। ठीक है, अब कई बच्चे क्या सोचते हैं इसके अंदर तो नो मिस्टेक फाउंड आ गया तो मुझे नहीं लगता मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, वो आगे अप्लाई नहीं करते। बट आई मस्ट से कि आपको अप्लाई करना चाहिए। आई एम सेइंग कि आपको अप्लाई करना चाहिए। बेशक आपके कुछ चार्जेस लगेंगे बट आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, फिर भी चांसेस है। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, जब आप इसके लिए अप्लाई करते हो, जब आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो ये जो पोर्टल खुलता है वो मैक्सिमम 1 to 2 डेज के लिए खुलता है। जो स्टेप 2 होता है ये मैक्सिमम 1 to 2 डेज के लिए खुलता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके लिए अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के बाद में आपको जो है आंसर शीट की कॉपी जो है, आंसर शीट जो आपने जो पूरा पेपर लिखा हुआ है, आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं जिस तरीके से चेक हुए हुए हैं, कितने मार्क्स हर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वो पूरी आपकी आंसर शीट, चेक्ड आंसर शीट, वो जो है आपको या तो मेल कर दी जाएगी या आप अपनी प्रोफाइल, वो जो डैशबोर्ड आपका है उसके ऊपर ही जो है जहां पर आपने इसके लिए अप्लाई किया है वहीं से आप क्या कर सकोगे, अपनी आंसर शीट को जो है डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको अपनी आंसर शीट दिख जाएगी, है ना। आप अपनी आंसर शीट देखेंगे, आप अपने किसी टीचर को दिखा सकते हैं जो आपकी सब्जेक्ट टीचर है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और उसके बाद में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर मेरे मार्क्स क्यों काटे गए या क्या यहाँ पर मेरे मार्क्स बढ़ने के कोई चांसेस है या नहीं है। ठीक है, फिर आता है थर्ड एंड द लास्ट स्टेप विच इज री इवेल्युएशन। ठीक है, जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है री इवेल्युएशन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, अब आपने अपनी आंसर शीट देख ली। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके सारे क्वेश्चंस के अंदर टीचर्स ने कोई ना कोई कमी निकाल रखी होगी या आपके सभी क्वेश्चंस के अंदर मार्क्स जो है कम दिए होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जिन जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा ठीक है और यहाँ पे मुझे मार्क्स नहीं मिले हुए, या आपको लग रहा है कि ये वाला पर्टिकुलर स्टेप तक मैंने ठीक किया हुआ है, जैसे मान लो कि किसी का मैथ्स के पेपर के अंदर किसी को लग रहा है, अब मैथ्स जैसे पेपर के अंदर क्या होता है ना, स्टेप मार्क्स मिलते हैं, है ना। मान लो कि जिस जिस भी टीचर ने जो आपकी आंसर शीट चेक की उसने स्टेप मार्क्स दिए ही नहीं हुए, तो उस केस के अंदर भी आपको अगर लग रहा है ना कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, देन यू शुड अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन, है ना। मतलब जितने भी क्वेश्चंस के अंदर आपको लग रहा है उन क्वेश्चंस का आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन नंबर आपको डालना होता है कि मैं इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ। अब लेट से इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 1 के अंदर 4 पार्ट्स है ना, 4 पार्ट्स है, तो उसके अंदर वो पूरा क्वेश्चन ही आपका चेक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट चेक होगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 वहां पे लिखना है, ABCD नहीं लिखना है, पूरा क्वेश्चन आपका जो है वहां पर रिवैल्यूएट किया जाएगा। क्वेश्चन 1 आप लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे वहां पर रीजन देना होता है कि आप क्यों चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को रिवैल्यूएट किया जाए। ठीक है, मान लो इस तरीके से आपको जो है 5 क्वेश्चंस को करना है, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, फिर लेट से किसी का क्वेश्चन नंबर 10 है, 15 है, ऐसे ही 22 है लेट से, तो ऐसे करके मान लो आपने 5 क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर दिया, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए एक तो आप रीजन देंगे एंड लास्ट में आप क्या कर देंगे, सबमिट। ठीक है, सबमिट करने के बाद अराउंड 1 मंथ के अंदर, ठीक है, 1 मंथ में मैक्सिमम पीरियड बोल रही हूँ, कई बार क्या होता है 15 से 20 दिनों के अंदर भी रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, 1 महीना लग सकता है, हो सकता है उससे थोड़े से ज्यादा दिन लग जाए, 2 से 3 दिन फालतू, बट उससे ज्यादा दिन जो है आपके नहीं लगेंगे। ठीक है,
तो अब क्या होता है, मान लो कि किसी बच्चे के रीवैल्यूएशन के अंदर मार्क्स बढ़ गए, लेट से पहले किसी बच्चे के जो मार्क्स थे वो 80 थे एंड अब मार्क्स हो गए 90, ठीक है। तो यानी कि कितने मार्क्स बढ़े, मार्क्स बढ़ गए 10, है ना, 10 मार्क्स आपके बढ़ गए। तो अब क्या होता है, जब आप अपना स्टेटस चेक करते हो, है ना, अपने डैशबोर्ड के ऊपर आप स्टेटस चेक करते हो, तो वहां पर जो स्टेटस आ जाता है, अगर आपके जो मार्क्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, दोनों ही केसेस के अंदर मार्क्स कम भी हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, बट मार्क्स कम होने के जो है वो केसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम होते हैं। तो जब आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे या आपका जो है पोर्टल पे जो है, यानी कि आपकी जो आंसर शीट है उसको कंप्लीटली रीवैल्यूएट कर लिया गया, तो आपका जो स्टेटस हो जाता है वो हो जाता है ये मिस्टेक लेटर सेंड, ठीक है। अगर ये आपका स्टेटस आ गया है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो मार्क्स है उनके अंदर चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब ये देखने के लिए कि कितने चेंजेस आए हैं, आपको क्या करना होगा, जो आपने वहां पर ईमेल आईडी दी थी, जो भी ईमेल आईडी से आपने जो है ये सारा प्रोसेस अप्लाई करा था, उसी मेल आईडी को आपने जो है थ्रू आउट द प्रोसेस चेक करते रहना है, और मेल आईडी के ऊपर जो है आपके मार्क्स जो है ऐसे करके लिखा होता है, आपका उस पर्टिकुलर पेपर का जो कोड होता है वो दिया होएगा, लेट्स से किसी पेपर का कोड है 014, ठीक है, तो कोड दिया होगा, उसके आगे आपका जो है पेपर लिखा होगा, लेट्स से आपने बायोलॉजी के पेपर के लिए अप्लाई किया था, तो मान लो 014 जो है बायोलॉजी का कोड है, पेपर लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा ओल्ड मार्क्स, ठीक है, ओल्ड मार्क्स, और उसके बाद में लिखे होंगे न्यू मार्क्स, ठीक है। तो मान लो कि आपके जो मार्क्स थे वो पहले कितने थे, 80 थे, और उसके बाद में जो मार्क्स हो गए आपके वो कितने हो गए, 90, तो इस तरीके से वहां पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, आपकी जो न्यू मार्कशीट है वो आप अपने स्कूल के थ्रू आप सीबीएसई को लेटर भेज सकते हो, और उसके बाद में क्या होता है, कई बार लेटर भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है कि इस बच्चे के मार्क्स बढ़े हैं, तो आपकी जो न्यू मार्कशीट होती है, न्यू अपडेटेड जो मार्कशीट होती है, वो न्यू अपडेटेड मार्कशीट जो है वो सीबीएसई जो है आपकी जो है आपके स्कूल के पास भेज देता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जो अपडेटेड मार्कशीट होती है उसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे होते हैं, और जिस सब्जेक्ट के लिए आपने रिवैल्यूएशन अप्लाई किया उसके अपडेटेड मार्क्स लिखे होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि आपकी जो ओल्ड मार्कशीट है वो तो आपके पास रहेगी, जो न्यू अपडेटेड मार्कशीट होती है उसके अंदर सिर्फ वो पेपर के मार्क्स दिए होते हैं जिसके लिए आपने रिवैल्यूएशन अप्लाई किया है, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको दोनों मार्कशीट संभाल के रखनी पड़ेंगी, पर अगर आपकी जो न्यू मार्कशीट आई है उसके अंदर आपके सभी पेपर्स के मार्क्स जो हैं और जो आपने पेपर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था उसके जो है अपडेटेड मार्क्स भी हैं, तो आप उस वाली मार्कशीट को कंसीडर करेंगे और पहली वाली मार्कशीट को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। डिस्कार्ड का मतलब ये नहीं कि उसको फाड़ के फेंक दो, उसको आप अपने पास रखो, बट फिर आप जितने भी पर्पसेस के लिए अपनी मार्कशीट देंगे तो आप अपनी जो वो न्यू मार्कशीट है वही दे सकते हो, ठीक है। बट इन केस अगर आपकी जो न्यू मार्कशीट है उसके अंदर सिर्फ रीवैल्यूएटेड पेपर के मार्क्स है, तो आपको दोनों ही मार्कशीट्स जो है हर जगह पर अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई कि किस तरीके से कि कौन कौन से प्रोसेस के अंदर आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि जो शेड्यूल है। देखो आज जो डेट है दैट इज 16th में, है ना, टुडे 16th में, एंड 17th मई से जो है आपका ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया, जो स्टेप 1 रहेगा वो आपका होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, और इन तीनों ही प्रोसेसेस के लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप ऑफलाइन नहीं ऐसे अप्लाई कर सकते हो कोई फॉर्म फिल करके। तो अब होगा क्या, 17th मई से, फ्राइडे से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, एंड 21st मई ट्यूसडे तक आप रात के 12 बजे तक जो है इस प्रोसेस को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। एंड अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 500 रुपए चार्जेस लगेंगे, अगर आप दो के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो 1000 रुपीज लगेंगे, यानी कि 500 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जो है वो फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। वो फीस भी जो है आपकी ऑनलाइन डिडक्ट हो जाती है थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या यूपीआई वगैरह से, जिस भी तरीके से आप करेंगे आप ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कर सकते हैं इस 500 रुपए की, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब इतना प्रोसेस आपका हो गया, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, अब वेरिफिकेशन के लिए सीबीएसई को भी तो थोड़ा टाइम चाहिए ना, कितनी सारी आंसर शीट जो है वो वेरिफिकेशन के लिए आई होंगी, तो उस केस के अंदर क्या है, ये जो आपका प्रोसेस है सीबीएसई
31 मई तक कंप्लीट कर देगा। ठीक है, 31 मई तक वेरिफिकेशन हो जाएगी एंड आपका जो है वो रिजल्ट जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर अपडेट हो जाएगा। इसके लिए कोई मेल नहीं आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आएगा आपका स्टेप 2, जहां पर आप इवेल्युएटेड आंसर बुक को क्या कर सकते हो, उसका फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कब से आप अप्लाई कर सकते हो? 1 जून सैटरडे से लेके 2 जून संडे तक। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो फोटोकॉपी वाला प्रोसेस है सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए खुलता है। ठीक है, यानी कि आपको डेट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 1 जून से लेके 2 जून तक ये पोर्टल खुलेगा और मैं तो बोलूंगी 1 जून को ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है 700 रुपए आपको अपनी एक पेपर की आंसर शीट को निकलवाने के लिए सीबीएसई को पे करने पड़ेंगे। अगर आपको 2 या 3 निकलवानी है तो वो इंटू 2 या इंटू 3 हो जाएगा, बट एक आंसर बुक के लिए आपको 700 रुपीज के चार्जेस दोबारा से देने पड़ेंगे, है ना। 500 आपने दे दिया, अब 700 रुपए आपको और देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 500 दिए हुए 200 और, नहीं, 700 रुपए इस प्रोसेस के लिए आपको अलग से देने पड़ेंगे। और ये भी आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर, ऑब्वियसली शीट्स आपको मिली है, चेक आपको करनी है। यहाँ पर सीबीएसई का सिर्फ इतना ही रोल था कि उन्होंने आपको अपनी आंसर शीट की कॉपी दे देनी थी। अब क्या होता है, अब होता है रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब क्या होगा, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन को भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एंड रीवैल्यूएशन आपका खुलेगा 6 जून से, है ना। आप आराम से 5 जून तक जो अपनी आंसर शीट को देखो, आप डिसाइड करो कि कौन कौन से क्वेश्चंस के लिए मुझे रीवैल्यूएशन अप्लाई करना है। 6 जून से लेके 7 जून तक ये वाला प्रोसेस भी सिर्फ 2 दिन के लिए खुलेगा। यानी कि वेरिफिकेशन के लिए आपको कितने दिन मिले, अराउंड 17, 18, 19, 20 एंड 21, 5 दिन। फोटोकॉपी के लिए भी 2 दिन और रीवैल्यूएशन के लिए भी जो है 2 दिन के लिए आप उसको जो है अप्लाई कर सकते हो। 2 दिन के अंदर ही आपको अप्लाई करना होगा। एंड मान लो आपको 5 क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है तो आपको पर क्वेश्चन 100 रुपीज पे करने होंगे। यानी अगर कोई 5 क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 500 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, तो इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जब आप 7 जून को इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर देंगे, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली बिफोर 30 जून, ठीक है, बिफोर 30 जून, कई बार सीबीएसई क्या करता है 15 दिनों के अंदर भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है, बट मैं मैक्स टू मैक्स बोल रही हूँ, हो सकता है बिफोर 30 जून ही जो है आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए एंड आपका जो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो आ जाए। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब कल से आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, जब सीबीएसई जो है आपका लिंक को एक्टिव कर देगा रिवैल्यूएशन की, तो उस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगी ताकि आप जो है वहां से भी जाकर अपनी रिवैल्यूएशन को लिए या फिर आपकी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। एंड अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए जैसे जैसे आपके प्रोसेसेस चलते रहेंगे, बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो आप लोगों को अपडेट करती रहूंगी। तो यू कैन गो एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के ऊपर ही हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है। या तो यानी कि जो भी आपके डाउट्स हो आप उनको चाहे तो अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, उनको डाल सकते हैं। वहां पर भी मैं जो है आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो दिस इज अ चांस विच सीबीएसई इज गिविंग टू यू। आप भी जाइए और अपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कीजिए। कोई भी डाउट्स हो देन यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग।